Hello everyone, good morning. Welcome to my channel. In last video, we all discussed about chapter number 15, economic development, and we talk about the different kind of methods of allotting of resources. In that, we studied about market system as well as socialist system, and we got information about mixed economy. तो लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने चैप्टर 15 के सेकंड पार्ट के बारे में बात की थी। आज का जो वीडियो है उसमें हमें चैप्टर 16 स्टैंडर्ड 10 जीएससीबी बोर्ड चैप्टर नंबर 16 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन उसके बारे में बात करनी है, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं। तो ये चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है वो पहले जान लेते हैं कि ये चैप्टर में हमें सबसे पहले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या है वो जानना है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फिर प्राइवेटाइजेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ग्लोबलाइजेशन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें जानना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या है, इसकी इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या हुई है वो हमें जानना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो हमें डिस्कस करना है। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्यों कंजर्व और प्रिजर्व करना है उसके बारे में डिस्कस करनी है। और लास्ट में जो ये एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए उसके बारे में बात करनी है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई गिव यू सम एक्सरसाइज फॉर योर रिविज़न। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 16 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमी क्या है वो हमें लास्ट चैप्टर में पता चल गया। अब हमें ये जानना है कि ये जो लिबरलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है। तो ये स्टोरी एक्चुअली चालू होती है 1947 से, जब हम इंडिपेंडेंट हुए। उसके बाद 1950 में हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाई जो हमारी इकोनॉमी को स्पीड से डेवलप करे, प्लान करे, जिसको हमने बोला प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो 5 इयर्स का प्लान बनाता है। इकोनॉमी के जो 3 मेन सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर, इसमें कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है और कौन से सेक्टर को ज़्यादा डेवलप करना है इसके बारे में डिसीजन लेता है। दैट इज़ कॉल्ड 5 इयर्स प्लानिंग कमीशन, जिसका 2014 से नाम बदल के नाम हो गया है नीति आयोग। नीति आयोग है इसका नाम। जो अभी प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन वही है पर उसका नाम बदल गया है नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो 2014 से एप्लीकेबल हो गया है। तो हमारी कंट्री में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये जो लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है और प्राइवेटाइजेशन है, ये तीन वर्ड में ही इसके एक्चुअली मीनिंग है। अगर शॉर्ट में समझना है तो लिबरलाइजेशन मीन्स लिबर्टी मिलना, प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्राइवेट करना, प्राइवेट बिजनेस या ट्रेड करना, और ग्लोबलाइजेशन मीन्स पूरे वर्ल्ड से जुड़ना, ग्लोबल यानी पूरी दुनिया के साथ अटैच होना, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इन शॉर्ट ये हमें 3 स्टेप्स क्यों लेने पड़े, ये इस चैप्टर की जो थियरी है वो यही है कि ये हम जानें, हम सीखें, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये 5 इयर्स प्लानिंग कमीशन हमने 1950 से अप्लाई करना चालू किया। हर 5 साल के बाद ये प्लानिंग कमीशन चेंज होता रहता है, प्लान चेंज होता रहता है, और इसको हम एप्लीकेबल करते हैं अच्छे डेवलपमेंट के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली रीज़न कुछ ऐसा हुआ कि हमारे प्लानिंग कमीशन की इफ़ेक्ट जो हमने प्लान की थी वैसी नहीं मिली, यानी रिज़ल्ट हमें वैसा नहीं मिला। और स्पेशली फ्रॉम 1950 टू 1990, ये 40 इयर्स का अगर हम रेशियो देखने जाएँ हमारी कंट्री का, तो उसमें जो रिज़ल्ट हमने सोचा था उसके रिगार्डिंग बहुत ही कम हमें रिज़ल्ट मिला।
और उसके सामने नेगेटिव फैक्टर जो था वो ये था कि हमारी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हुई कि जिसके सामने ये जो डेवलपमेंट हो रहा था, जो ग्रोथ हो रहा था, वो इक्वली नहीं हो रहा था। उसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम आज की डेट में है और बहुत सारा चेंज भी आया है। पर 1991 के बाद जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, देखिए एक एक कॉमन है कि कोई भी वस्तु एज इट इज़ नहीं चलती है। कोई भी जो आ, हम थियरी या प्रैक्टिकल वर्क की बात करें तो वो एग्जैक्टली एक सिस्टम एक जैसा नहीं चलता है। हाँ, एक जैसा वो वर्क चलता है कब तक, जब तक वहाँ से आउटपुट निकलता है। जब आउटपुट निकलना बंद हो जाता है तो फिर थियरी या तो मेथड, दोनों में से कोई एक या कोई दोनों चेंज करना ही पड़ता है। हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन भी ऐसी ही थी कि जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए था, जो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट होता था, उससे जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए था वो आउटपुट हमें मिल नहीं रहा था। और उसकी वजह से हमें कुछ नया करने की ज़रूरत थी। और वो जो नया हुआ 1991 में, उसको बोला गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। So when India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. It took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5 year plans, one after the other. Monetary policy, fiscal policy, industrial policy have been announced for this. Although many of these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in true sense. Hereby, government investigated the causes of failures and determined to give new form of different economic policies in order to rectify the errors done in the past. तो ये जो चेंज आने की ज़रूरत थी वो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 5 years प्लानिंग कमीशन थे वो इम्प्लीमेंट तो हुए, तो उसका जो रिज़ल्ट होना था, जो रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना था, वो ट्रू सेंस में हुआ नहीं। और उसकी वजह से गवर्नमेंट को उसको बाइफरकेट करने की ज़रूरत पड़ी, उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ी, उसके जो फेलियर्स थे उसके रीजंस को ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। जो एरर्स हमारी जो पास्ट में हो गई, कहाँ मिस्टेक हो गई, वो हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। In that regard, in industrial policy of 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen economic development, which are known as first liberalization, second privatization and third globalization. तो ये जो चेंज हुए उसको बोला गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो चेंज हुआ उसकी ज़रूरत क्या थी? तो एक था कि increasingly encourage private and foreign investment in order to utilize India's abundant natural and human wealth in the process of economic development in a more productive manner. तो हमारे जितने भी रिसोर्स थे और हमारी जो ह्यूमन वेल्थ थी उसका मैक्सिमम यूज़ करना और मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, ये एक हमारा इंटेंशन था। सेकंड था ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द नेशंस रिसोर्सेज। जितने भी हमारे रिसोर्स थे हमारी कंट्री के, उसका जो एलोकेशन होना था वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से हो, वो हमारा प्लान था। एक था रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड चैनलाइज द रिसोर्सेज रिकवर्ड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेज टूवर्ड इंक्रीजिंग यूटिलिटीज विच इन्हेंस वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हमारे जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस थी जो लॉस मेकिंग हुआ करती थी, वो कैसे वो एक्सपेंडिचर, स्टेट का जो एक्सपेंस होता था उसको कैसे कंट्रोल करे, कैसे जितने भी रिसोर्स है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करे और कैसे लोगों का भला हो। और एक था इंक्रीज डोमेस्टिक इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इनकम ऑफ द कंट्री। हमारी जो डोमेस्टिक यानी जो लोकल ट्रेड था वो इंक्रीज़ करना था, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले वो था। और हमारे जो एक्सपोर्ट आइटम्स थी वो इंक्रीज़ हो, वो एक हमारा प्लान था। और एक था इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो अभी तक एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी उसको एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में लाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपके सामने कॉम्पिटिटर होगा तो वहाँ पर आप अपनी मेथड
या तो टेक्निक चेंज करोगे। अगर आपको पता है कि क्लास में आप अकेले ही हो, फर्स्ट नंबर आए कि लास्ट नंबर आए आपका ही आएगा, तो इसमें से कितने लोग होमवर्क करेंगे या रिवीजन करेंगे? क्योंकि आप अकेले हो, देयर इज़ नो कंपटीशन। तो कंपटीशन के बिना इनोवेशन नहीं होता है, कुछ नया नहीं मिलेगा। तो हमारी जितनी भी कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज थी, हमारे जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स थे, उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना कि जहाँ से डेवलपमेंट स्पीड से हो। और ये सब वजह से हमें ये रिफॉर्म्स करने पड़े, जिसको बोला गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिबरलाइजेशन के बारे में कि वो क्या है। सो सी लिबरलाइजेशन। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ दिख रहा है, ये वाला। अगर आप ये ग्राफ को देखो तो 1991 से अगर ये जीडीपी ग्रोथ हम देखेंगे तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब आप कहीं नेट के ऊपर या तो कहीं और सोर्सेज के ये 1991 से पहले वाला आप देखना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये जो हमारा 1951 से 1990 तक का टाइम था, तब हमारा जीडीपी ग्रोथ हार्डली 3.5% के आजू बाजू था और वहाँ पे ही रुका हुआ था, जबकि उसके सामने जो पॉपुलेशन थी वो कांस्टेंट बढ़ रही थी। इतनी बढ़ रही थी कि करोड़ों के ऊपर, 100 करोड़ के ऊपर निकलने वाली थी। और इसकी वजह से ये ज़रूरी था कि ये डेवलपमेंट हो। अब ये डेवलपमेंट लाने के लिए क्या ज़रूरी था? लिबर्टी देना। क्योंकि एक है, डोमिनेंस में आप काम नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपको आपकी स्किल डेवलप करने का खुद चांस मिले, तो आई थिंक यू शो योर स्किल, यू कैन डू मोर बेटर वर्क। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिन होना चाहिए, पर इतना भी नहीं, इतना भी डोमिनेंस नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी की लिबर्टी ही चली जाए। अब यहाँ पे ये सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की थी कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, जितने भी हमारे तीन सेक्टर्स थे, वहाँ पे अब तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि हम अदर कंट्रीज़ के साथ कोई ना ही ट्रेड कर सकते थे, ना ही कोई अदर कंट्रीज़ की कंपनी हमारे कंट्री में अपना प्लान चालू कर सकती थी। इतना स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, पेपर वर्क इतना था, लाइसेंस सिस्टम इतनी थी। अगर आपको खुद कोई ट्रेड चालू करना है, कोई छोटा बिजनेस चालू करना है, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी। और इसकी वजह से एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा था। किसको? जिन लोग को बिजनेस करना था उन लोग को, जिसको अपना फॉर्म, अपनी कंपनीज, जो अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी एंटरप्राइजेस को एक्सपांड करना था, वो भी नहीं कर रहे थे। और ज़्यादा डोमिनेंस था पब्लिक सेक्टर का, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी का। जितने भी सेक्टर्स, जितने भी, अगर आपको अच्छे से याद हो तो 8 स्टैंडर्ड का एसएस आप याद करो, वहाँ पे सेमिस्टर 2 में शायद आपने पढ़ा होगा दैट ऑल द इकोनॉमिक वर्क ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। याद आया आपको? तो ये जितने भी सब्जेक्ट है उसकी सबकी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास थी। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत कम चांस मिला था। अब यहाँ पे लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इनडायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, वो भी आपको एक समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता क्या था एक्चुअली में कि कोई भी अपने हिसाब से यहाँ पे बिजनेस या ट्रेड नहीं कर सकता था। और 1991 के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जितनी भी टर्म्स है उसको थोड़ा लिबरल करना है, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट देना है कि जितने लोग को बिजनेस या ट्रेड करना है वो इजीली कर सके, अपने हिसाब से छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस जो भी करना चाहिए। और जो फ्रीडम मिली उसको बोला गया लिबरलाइजेशन। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शन रखे थे उसमें थोड़ी फ्रीडम देना चालू किया। दिस इज़ नॉन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ये डेफिनेशन है, बोर्ड की एग्ज़ाम में ये आ सकता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस
और लिबरलाइजेशन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये थोड़ा ट्विस्ट करके वो लोग पूछते हैं। 15 चैप्टर में भी जो हमने मार्केट सिस्टम के बारे में बात की थी, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं लिखा होगा कि व्हाट इज़ मार्केट सिस्टम एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वो इस तरह से नहीं पूछते हैं, वो उल्टा करके पूछते हैं कि एक्सप्लेन द सेक्टर विच डू नॉट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ऐसा करके कुछ पूछते हैं। तो उसका मीनिंग ये हो जाता है कि यहाँ पे मार्केट सिस्टम या तो कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करनी है। यहाँ पे भी लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो एग्ज़ाम ने बोर्ड एग्जामिनेशन में खास करके डायरेक्टली आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हो। अब मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप पढ़ लोगे तो भी आपको याद तो रह जाएगा। ये अलग बात है कि इकोनॉमिक्स से आपका फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट से कांटेक्ट हुआ है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, पर अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट यू आर एबल टू मेमोराइज एवरीथिंग। तो यहाँ बोर्ड में जो आपकी जो टेस्ट होती है वो आपकी मेमोरी की टेस्ट नहीं है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की टेस्ट है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से समझते हो। अभी रिसेंटली मैं जो बोर्ड पेपर चेक करके आया तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जिनमें बच्चे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया और उसकी वजह से उसने आंसर रॉन्ग लिख दिया। ऐसा भी होता है क्योंकि लिबरलाइजेशन के बारे में पूछा है, पर पता तो होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि हाँ यही लिबरलाइजेशन है। अगर क्वेश्चन से ही हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टॉपिक हमें पूछा है तो फिर आंसर आपको आता हो फिर भी आप नहीं लिख पाओगे, ये होता है। और ये जो 2020 का 19 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन 1920 का निकला था वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर था। सब क्वेश्चन इतने इजी थे पर ट्विस्ट करके पूछे थे, उसकी वजह से आप जो है वो कंफ्यूज हो गए। और ये प्रॉब्लम बोर्ड में मेजरली आता है, इसलिए इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। पहले एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन समझो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या आंसर हमें लिखना है। तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट व्हेन गिव्स रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन। इसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज एन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। Main economic reforms related to liberalization which were made in the earlier period were, तो पहले जो अर्लियर टाइम में जो ये इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स हुए थे लिबरलाइजेशन के लिए वो क्या थे, तो देयर वेर रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज। 18 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसके लिए रिजर्वेशन था। फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन देम कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड। तो कंपल्सन जो ये इंडस्ट्रीज चालू करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन लेनी चाहिए थी वो एलिमिनेट कर दिया गया, वो बंद कर दिया गया। एरिया अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वेर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो आज के डेट में भी रेलवे जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है। इनके अलावा जितने भी सेक्टर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आज देख लो आप, टोरेंट पावर है वो प्राइवेट है, ये प्राइवेटाइजेशन हुआ। मैंने आपको बोला ना लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बहुत ही पैरेलल टॉपिक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सब रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। किस लिए? ये जितने भी सेक्टर्स थे, जितने भी इंडस्ट्रीज थे उसके ऊपर से। रेलवे का भी अभी तो प्राइवेटाइजेशन होने वाला है ऐसा सुनने में आया है, अब देखते हैं। बट रेलवे इज़ द लाइफ लाइन ऑफ अवर कंट्री, तो इतना जल्दी इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। पर लिबरलाइजेशन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि गवर्नमेंट मैक्सिमम सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर देते हैं। थर्ड, द ट्रेडिशन ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वॉज कैंसल्ड। तो पहले ऐसा होता था कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्रीज चालू करनी है तो गवर्नमेंट में आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये पूरा सिस्टम बंद कर दिया। और नेक्स्ट है provisions to take government permission for setting up industries which do not cause pollution and are not hazardous for environment was cancelled। तो
ये जो प्रोविज़न था गवर्नमेंट का कि इंडस्ट्रीज जो डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड आर नॉट हैजर्डियस फॉर एनवायरनमेंट वाज कैंसल्ड। यानी जो भी आप इंडस्ट्रीज ऐसे ही डाल सकते हो जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं हो या तो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो, वो जो 100% जो वाला कॉन्सेप्ट था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट ने वो प्रोविज़न को वहाँ से उसमें थोड़ा सेटिंग किया, थोड़ा चेंज किया कि अब थोड़ी आपको प्रोटेक्शन के साथ में आपको परमिशन मिल जाएगी। अगर ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ है जिससे एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या तो लैंड पोल्यूशन होता है तो आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ती है उसकी, पर आपको परमिशन मिल जाएगी। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन अप्लाइड हुआ। उसका मेन पर्पस था कि मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कंट्री के अंदर। अब डेवलपमेंट तब भी होगा जब इन्वेस्टमेंट होगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट देर इज़ नो डेवलपमेंट एंड विदाउट डेवलपमेंट देर इज़ नो ग्रोथ। ये एक पूरी चेन है। इन्वेस्टमेंट होगा तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो और इन्वेस्टमेंट होगा। तो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। तो मेन था कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना। सब लोगों को ऐसा होना चाहिए कि मैं भी छोटा सा बिजनेस करूँ जिससे मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। अब जब आपकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन अ कंट्री। इफ वी डेवलप्ड अवर सेल्फ देन अल्टीमेटली वी आर डेवलपिंग अवर कंट्री ऑल्सो। तो अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो आप अपनी कंट्री के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप डॉक्टर बनोगे तो बेनिफिट डॉक्टर बन के किसको होगा? कंट्री को होगा। अगर इंडिया में रहे तो फिर डॉक्टर बन के अमेरिका चले गए तो बेनिफिट तो अमेरिका को मिलेगा, और आपके पीछे इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है। तो पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका जाना है, पर फिर बन के इंडिया आ जाना है, ये ध्यान रखना है। अब इसके जो एडवांटेजेस थे लिबरलाइजेशन के वो हम देखते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या थे? तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख लो पहले। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, increase the foreign investment, increase the foreign exchange reserve, increase in consumption and control over prices, check on corruption, and reduction in dependence on internal commercial borrowing। ये सब में हमें बेनिफिट हुआ। अब इसको समझ लेते हैं एक बार कि एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक unconstrained development which led to increase in production। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिली। अब यहाँ पे एक समझ लो कि प्राइवेट सेक्टर बेनिफिट के प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, वो कभी वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि जितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उनका प्रॉफिट इतना बढ़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चेंजेस लाने पड़े, वो उन्होंने किया। सेकंड, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबल ट्रेड स्टैंडर्ड गेटिंग एन इम्पेटस एंड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड। तो लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबल ट्रेड में हम इन्वॉल्व हुए, वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करने लगा। अब बाहर की जो कंपनीज है वो भी इफ़ेक्ट करती है, और इसकी वजह से हमारा ग्लोबल ट्रेड था, दूसरी कंट्री के साथ जो ट्रेड था वो इंक्रीज़ हुआ। तो आप अब आपके मम्मी डैडी को शायद पता होगा कि उनको पूछना कि 1991 से पहले कितनी प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स मिल रही है उसमें से कितनी प्रोडक्ट 1991 से पहले मिल रही थी। जैसे आप मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा है, डोमिनोज़ है, ये जितनी भी ब्रांड्स हैं उसमें से कितनी ब्रांड्स वो टाइम पे अवेलेबल थी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है ग्लोबलाइजेशन। थर्ड, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो कोई भी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कब होती है? जब उसके पास फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो अगर ज़्यादा हो। फॉरेन एक्सचेंज कब हमारे पास आता है? जब हमारा एक्सपोर्ट अच्छा हो, जब हम दूसरी कंट्री को अच्छी प्रोडक्ट सेल करते हैं तब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगा। और फॉरेन एक्सचेंज जितना हमारे पास ज़्यादा होगा, इंडियन इकोनॉमी बिकम स्ट्रॉन्ग लाइक दैट। अगर हमको फ्यूचर में अमेरिका के जैसा सुपर पावर बनना है, या तो
डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन तक हमें जाना है तो हमें ये फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और वो तभी बढ़ेगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। विदाउट प्रोडक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल, और प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब एनकरेजमेंट मिलेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट ने ये किया, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज़ हुआ। एंड इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन, क्योंकि जितना भी ट्रेड अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको रोड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये फैसिलिटीज़ डेवलप करनी पड़ती है। अब प्राइवेट सेक्टर जब इन्वॉल्व होता है, जैसे रिलायंस है, एल है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी आजू बाजू के एरिया को डेवलप करती है, जिससे इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो बढ़ता है। तो लिबरलाइजेशन की वजह से हमें ये सब बेनिफिट हुए। अब इससे लॉसेस क्या हुए, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? तो इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शन, मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। तो रिस्ट्रिक्शन तो गवर्नमेंट ने अपना कम कर दिया, पर सामने किसी की मोनोपोली सेट हो रही है, ये गवर्नमेंट ने चेक नहीं किया। यानी कुछ बिजनेस ऐसे हो गए जिसमें उनकी मोनोपोली हो गई, जहाँ पे उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब लास्ट चैप्टर में मैंने आपको मार्केट के बारे में बताया था, पर मैंने शायद आपको लास्ट वीडियो में अलग अलग टाइप के मार्केट्स के नाम भी बताए थे, मोनोपोली मार्केट, कंप्लीट कंपटीशन मार्केट, ये सब मार्केट के बारे में बताया था। तो मोनोपोली मार्केट क्या होता है कि मोनोपोली मार्केट में प्रोड्यूसर एक ही होता है और बायर्स बहुत सारे होते हैं। तो प्राइस डिसाइडेड, मोनोपोली मार्केट में द प्रोड्यूसर इज़ प्राइस मेकर, यानी वो एक ही प्रोड्यूसर है। अगर आपको कोई कोई भी चीज़ चाहिए और वो एक ही पर्सन बेच रहा है, तो वो आपको जो भी प्राइस बोलेगा आपको देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम कौन सा चालू होता है, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम का चालू होता है, इनकम इम्बैलेंस हो जाती है। सेकंड है, एज फोकस हैज़ ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया हैज़ रिमेन बैकवर्ड इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो ये जो लिबरलाइजेशन हुआ वो स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा। तो उसकी वजह से जो हमारा बेस था एग्रीकल्चर, वो सेक्टर हमारा पीछे रह गया। वहाँ पे डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ जितना इंडस्ट्रीज के पीछे हुआ, ये हमें लॉस हुआ। थर्ड, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। तो जैसे मैंने बोला, इनकम कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, कुछ लोग गरीब हो गए, ये इम्बैलेंस हो गया। एंड फोर्थ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, फॉरेन डेब्ट्स हैज़ इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये लिबरलाइजेशन चालू हुआ, प्राइवेट सेक्टर चालू हुए, तो उन्होंने अपनी रॉ मटेरियल या जो भी उनको मटेरियल चाहिए था वो फॉरेन से इंपोर्ट तो करना चालू कर दिया। तो इंपोर्ट हमारा इंक्रीज़ हुआ, पर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट नहीं हो रही थी, इतना प्रोडक्ट बाहर सेल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन डेब्ट था वो बढ़ा। और ये सब प्रॉब्लम लिबरलाइजेशन की वजह से आए। पर मेन बेनिफिट ये था कि अब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में मेन स्ट्रीम में एंटर हो चुके थे, जहाँ पे वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज़ में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती थी, हम हमारी कंट्री में उसको इजीली परचेस कर सकते थे। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ कस्टमर को, कि कस्टमर को चॉइस मिली, कंपटीशन टफ हुआ तो प्राइस भी कंट्रोल में आ गई। और ये सब भी इनडायरेक्ट बेनिफिट है जो हम प्राइवेटाइजेशन में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में मेरे ख्याल से इतना हम लिबरलाइजेशन तक रखते हैं। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, वैसे टेक्स्ट बुक के अंदर देखने जाए तो बहुत ही छोटा है, पर इसकी डिस्कशन करने में हमें टाइम जाएगा, क्योंकि ये मेन बेस है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगर ये आपको क्लियरली समझ में नहीं आया तो आगे जाके इकोनॉमी में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। इसलिए मैं वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करूँगा। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और एज़ इट इज़ जैसा मैं बोलता हूँ आपको कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। रिगार्डिंग लिबरलाइजेशन कोई भी अगर इश्यू है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन टेक्स्ट मी, सेंड मी योर कमेंट्स एंड सजेशंस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से 3 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों के बारे में
डिस्कस करेंगे. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.